एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो देखो, अभी हमने देखा कि हमको हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि हमको हिस्ट्री में कौन कौन से राइटअप्स मिलते हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे आप काफ़ी बार क्वेश्चन जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे या फिर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि काफ़ी बार ऐसे पूछा जाता है कि राइट नोट ऑन द फॉरेनर्स हु रोट समथिंग अबाउट इंडिया। जैसे मान लो कि कोई भी फॉरेनर इंडिया आया है, ठीक है, तो उसने कुछ डिस्कवर किया होगा कि इंडिया के ऐसे लोग हैं, ऐसा सिविलाइजेशन है, ऐसे रहते हैं, तो उनके बारे में बताने के लिए बोल देता है। ठीक है, काफ़ी बार आपको बताने के लिए बोल देता है राइट शॉर्ट नोट ऑन पुरान्स, है ना। तो ऐसा होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग राइटअप्स हमको मिले हैं। ऐसा नहीं है कि पुराण हमको मॉडर्न इंडिया में भी मिलता है, नहीं, क्योंकि पुराण बहुत पहले लिखा गया था। जो तारीख है वो हमको मेडिवल इंडिया के टाइम पे मिलती है, जब स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, सैयद डायनेस्टी आ जाती है, तब हम तारीख की बात करते हैं। लेकिन एंशियंट इंडिया में भी हमको काफ़ी टाइप ऑफ राइटअप्स मिले हैं। अब देखो, बात ये होती है कि एंशियंट इंडिया के टाइम पे ज़्यादा राइटअप्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि तब के टाइम पे क्या होता था, ओरल जो है वो शिक्षा दी जाती थी। जो गुरु होता था वो बोल बोल कर अपने बच्चे को, अपने शिष्य को पढ़ाता था, और जो उसका शिष्य होता था जब वो बड़ा हो जाता था तो वो गुरु बनता था और वो शिष्यों को बोल बोल कर शिक्षा दिया करता था। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो एंशियंट इंडिया के टाइम पर फिर भी थोड़े बहुत राइटअप्स थे, फिर भी थोड़े बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। तो लेट्स डिस्कस अबाउट राइटिंग ऑफ एंशियंट इंडिया हिस्ट्री पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पहली चीज़ आती है कि 4th सेंचुरी में जो कौटिल्य थे, ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी। ठीक है, इसमें क्या था, अर्थशास्त्र का मतलब क्या था, उन्होंने ये बताया था कि जो राजा है उसको कैसा होना चाहिए। जो नीति है, नीति का मतलब होता है कि जैसे इंसान का बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए किसी भी एस्पेक्ट को लेके। जैसे बहुत एक फेमस सी सेइंग है कि चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम वीक हो तो तुम शो करो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, और जब तुम एक्चुअली स्ट्रांग हो तो एनिमी को शो करो कि तुम बहुत वीक हो। ठीक है, तो ऐसे सेइंग्स थी जो अर्थशास्त्र में लिखी थी कि राजा को कैसे शासन करना चाहिए, राजा को कितना रेवेन्यू लेना चाहिए। अगर आप क्लास 6th हिस्ट्री में पढ़ोगे, जो चंद्रगुप्त वाला जो हम लोगों ने लेक्चर किया था, उसमें आपको रियलाइज़ होगा कि जो चाणक्य थे उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू को लेके, है ना। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन चाणक्याज राइटिंग, है ना, कि उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसके बारे में बताओ। तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि 4th सेंचुरी में जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त के टाइम पे थे, उन्होंने ये लिखा था क्या, अर्थशास्त्र। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, एसएससी में आया था, हाँ एसएससी में आया था पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके साथ लिखी गई थी, मतलब कौन सा किंग था जब अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। दो उसमें जो ऑप्शंस थे, एक था अशोका और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य। ये कन्फ्यूज़न इसलिए आया था क्योंकि अशोका के टाइम पे भी चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अशोका के टाइम पे भी कौटिल्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी जो थे वो कौटिल्य थे। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। इसलिए स्पेसिफिकली याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौटिल्य ने ये राइटिंग्स की थी। ठीक है, अब ये है कि जो हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं एंशियंट हिस्ट्री की, उनको हम बड़ी पवित्र किताबें मान लेते हैं। अब चाहे तुम पुराण देखो, चाहे वेद देखो, चाहे तुम जो भी देखो, ज़्यादातर हम उनको क्या मानते हैं कि भगवान के बारे में बड़ी होली बुक्स हैं। उनका मेन रीज़न ये था कि जो स्टार्टिंग राइटअप्स थे वो जनरली बेस्ड थे, ज़्यादातर किस में बेस्ड थे, मतलब जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं होते हैं ना, कि जीवन क्यों है या मृत्यु क्यों है, इन सब के बारे में हुआ करते थे। तो ये थोड़े होली जैसे मान लेते हैं। और ये चीज़ याद रखना कि इसमें ये सवाल नहीं आते थे कि ये नहीं है कहीं पे, जब मतलब ये क्वेश्चंस नहीं थे कि भगवान क्या है। ज़्यादातर ऐसे सवाल नहीं हुआ करते थे। भगवान के में ज़्यादा भगवान के नाम नहीं हैं आपके जो एंशियंट राइटिंग्स हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इनको क्या मानते हैं, हम इनको होली बुक्स मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं पुराण। तो पुराण टाइप के पुराण हैं, ये याद रखना, 18 टाइप के पुराण हैं और 18 सब पुराण हैं। सब ऑर्डिनेट पुराण का क्या मतलब होता है, जैसे एक तो मेन है ना, फिर उसकी अलग राइटअप्स या उसके मतलब कि उसी के बारे में एक और कुछ लिख दिया। जैसे मेन एसएसटी की एक बुक है एनसीईआरटी, और एक और अलग सी बुक हमने लिख दी। ठीक है,
इसमें मेन ये सब्जेक्ट्स हुआ करते थे हिस्ट्री में। अब देखो, पहला अभी ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री की एक किताब है, उसके 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। पहले क्या था, हिस्ट्री में अलग अलग टाइप की किताबें होती थी, जैसे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इन्वॉल्वेशन ऑफ यूनिवर्स, फिर जो टाइम है उसके बारे में, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ किंग्स एंड सागास। ठीक है, इसके बारे में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन किताबों में ये लिखा होता था, इससे हमको पता चलता था फैमिली ट्री, जो किंग होता है उसका फैमिली ट्री कैसा होता है। अगर आपको याद होगा तो क्लास 6th में ही शायद, जब हम मुग़ल पढ़ रहे थे, क्लास 6th या 7th में जब हमने मुग़ल पढ़ा था, तो उसमें हमने बाबर की जीनोलॉजी देखी थी। उसकी जो मतलब पूरी फैमिली का एक फ़ोटो है, वो हम लोगों ने देखा था, जो उस टाइम पे बाबर ने बनवाया था, है ना। तो इससे बहुत हमको जानकारी मिलती थी कि कौन किसका बेटा है, कौन कौन उसका ग्रैंडफादर है, समुद्रगुप्त किसका पापा है, किसकी और उसकी माँ कौन थी। इन सब के बारे में हमको बहुत डिस्क्रिप्शन मिलता है इन बुक से। ठीक है, और फिर कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स होते थे, जैसे मान लो अर्जुन हैं, तो उनके बारे में एक पूरा पुराण लिख दिया। ठीक है, फिर आती है बात प्रशस्ति की। प्रशस्ति जो है वो ग्रैंडसन ऑफ अर्जुन थे। अर्जुन कौन था, अर्जुन कौन था, अर्जुन पांडवों में से एक थे। ठीक है, तो उनके ग्रैंडसन थे प्रशस्ति। इनके ही टाइम पे कहा जाता है कि पुराण की रचना शुरू हुई, जो पुराण थे वो इनके टाइम पे ही लिखना शुरू हुई थी। और ये कैसे हमको पता चलता है, क्योंकि जितने भी किंग उनसे पहले आए थे, प्रशस्ति से पहले, उनको कैसे लिखा गया है, पास्ट टेंस में, कि जैसे एक अर्जुन हुआ करते थे। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रशस्ति के बाद अशोक आया, तो फिर वो लिखेंगे कि अब जो आने वाले राजा हैं वो अशोका हुआ होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता था। ठीक है, लोगों को पता चल गया कि प्रशस्ति जो है वो जो पुराण है वो प्रशस्ति के टाइम पे लिखी गई है ना। और ये प्रशस्ति का लिखने का जो एज है, इसको क्या कहते हैं, काली एज, कालिदास के नाम से, मतलब काली एज इसको कहा जाता है, जब पुराण लिखना शुरू किया गया उसको। ठीक है, अब इसमें इतिहास जो इंडियन हिस्ट्री है, उसको पहले हिस्ट्री तो ऑब्वियसली नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते थे, इतिहास कहा जाता था। और इसमें फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सबको ध्यान में रख के लिखा जाता था। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें जो कहानियाँ होती थी वो सिर्फ, वो ज़्यादातर इसमें होती थी कि लोगों के सेक्रीफाइस लोगों को समझ में आए, कि लोग पहला क्या करते थे, है ना। जैसे ये जो जनपदास होते हैं, जनपदास का क्या मतलब होता है, जनपदास का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे ऐसा एक राजा नहीं है, कि एक सिंगुलर राजा है, ऐसा नहीं होता था। हर जगह का एक मुखिया होता था और उनको जनपदास कहा जाता था, ऑफिशियल्स हुआ करते थे। ठीक है, और फिर राष्ट्र के बारे में बात की गई है, और राष्ट्र के ऊपर बात की गई है किसकी, ह्यूमैनिटी की। ये चीज़ याद रखना कि जब तुम अपनी एंशियंट हिस्ट्री में जाओगे तो उसमें कभी तुमको रिलीजियस वॉर नहीं दिखेगा। ठीक है, उसमें हमेशा ये होता था कि जितने भी तुम देखोगे, तुम इवन क्लास 6 की एनसीईआरटी में ही शायद एक पोएम है जिसमें जो विश्वामित्र हैं वो रिवर गंगा से बात करते हैं कि तुम रथ के जैसे भागी जा रही हो, मुझको थोड़ा सा स्पेस दो ताकि मैं क्रॉस कर पाऊँ रिवर। ठीक है, तो इससे तुमको समझ में आएगा कि लोग पूजा किसकी करते थे, रिवर की, मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती थी, जैसे पेड़ पौधे, रिवर, इन सब की पूजा की जाती थी। तो इट इज़ मोर ऑफ लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है हिस्ट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद जो लोगों को लगता था एंशिएंट टाइप में कि जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, लोग बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से हिस्ट्री को यूज़ करते थे। तुम कभी भी देखना, अगर तुम कोई ऐसी मूवी देख रहे हो, जैसे आप रामायण देख रहे हो, ठीक है, तो रामायण के टाइम पे जितने भी ऋषि मुनि होते थे जो रामचंद्र जी को ज्ञान देते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि पहले के टाइम पे ये हुआ था, है ना। एक समय था जब एक राजा हुआ करता था। ठीक है, तो लोग ये क्या करते थे, जो हिस्ट्री थी इसको यूज़ करते थे, प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। जैसे अब तो कोई एग्जांपल नहीं देता कि एक टाइम पे अशोका हुआ करते थे, उन्होंने ये किया, जनरली लोग ये एग्जांपल यूज़ नहीं करते। पर पीछे टाइम में, मतलब एंशिएंट टाइम में, लोग हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लोगों को अवेक करने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, कुछ साल पहले सेम इंसान ने ये किया था तो ये मिस्टेक हुई थी उससे, तो तुम और मिस्टेक रिपीट ना करो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और दो इंसानों के नाम दिए हुए हैं इसमें। ये दो लोग जो थे
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हिस्ट्री है उसको दोबारा लिखने की कोशिश की जेनोलॉजिकल वे में। मतलब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने हिस्ट्री लिखी और ऐसे लिखी ताकि ये समझ में आए कि किसका बेटा कौन था और उसने क्या किया। जैसे मान लो कि एक इंसान था, ठीक है, समुद्रगुप्त, उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फिर उसका बेटा था, फिर उसने क्या किया, हर्षवर्धन ने क्या किया, उसके पापा ने क्या किया, उसके भाई की डेथ कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखने की कोशिश की है। इनका नाम याद रखना, ठीक है। और जो ये एनुअल रिचुअल्स, ये चीज़ याद रखना कि जो पुराण हुआ करते थे, ये एनुअल रिचुअल्स जो होते थे उसमें बोले जाते थे। जैसे अभी भी गरुड़ पुराण, जब किसी की डेथ होती है तो गरुड़ पुराण मतलब का एक सेरेमनी काइंड ऑफ मान लो, उसमें जो पंडित होता है वो बैठ के गरुड़ पुराण पढ़ता है। तो ये क्यों करते थे लोग, ताकि लोगों को उससे समझ में आए कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी को एक स्टोरी सुन के पढ़ के सुनाई, ठीक है, तो सामने वाले पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। किसी और ने उसको सेम स्टोरी सुनाई तो उसको और गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको एक बार में चीज़ें 100% समझ में आए ज़रूरी नहीं होता। आप एक किताब को एक बार पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, पर आप उसको दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें और थी जिसके अंदर कमी, कहते हैं ना, बिटवीन द लाइन्स लिखी हुई थी, जो हम समझ नहीं पाए थे, है ना। तो ऐसे ही क्या करते थे, जो रिचुअल्स होते थे वहाँ बार बार पुराणों को पढ़ा जाता था ताकि सामने वाले को समझ में आए, और जो मिस्टेक हिस्ट्री में हुई है वो दोबारा ना कोई करे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। एक राजतरंगिनी थी जिन कलाना ने लिखी थी, ठीक है। ये भी हिस्ट्री का एक अलग सा काम है, इसमें भी हिस्टोरिकल कंटेंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ भी याद रखना कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस है। एंशियंट हिस्ट्री में जो राइटअप्स थे उसमें थोड़े एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें लोग ज्ञान की बातें किया करते थे। इसलिए आपको जितने भी राइटअप्स मिलेंगे वो जनरली एजुकेशन के बारे में होंगे, नॉलेज के बारे में होंगे, है ना। लेकिन जो मेडिवल टाइम पे जो आपके राइटअप्स थे वो ज़्यादातर रिलीजियस राइटअप्स नहीं थे, ठीक है। जो मेडिवल हिस्ट्री में आपको राइटअप्स मिलते हैं, जो संगम लिटरेचर आपको मिलता है ना, इस टाइम पे जो संगम लिटरेचर के जो संगम लिटरेचर के साथ आपको कुछ लिटरेचर मिलते हैं, उसमें कभी कभी आपको लव स्टोरी मिलती है, कभी कभी आपको वीर गाथा मिलती है। वीर गाथा इस किसी को हीरो बना देना, है ना, उनके बारे में स्टोरीज़ मिलती हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि एंशियंट और मेडिवल में क्या डिफरेंस है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि संगम लिटरेचर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से पीरियड का है, ठीक है। और वो भगवान के बारे में भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा इंसानों के बारे में भी है, तो थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। अब हम अर्ली फॉरेनर्स के बारे में जानते हैं। इनमें इतने सारे जो लोग हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन हिस्ट्री को लिखने में। अब देखो जनरली ये सवाल आता है, क्लास 7th में है शायद ये सवाल, कि ये बताओ कि हमको हिस्ट्री का जो फॉरेनर्स के राइटअप्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों रखते हैं। जैसे मान लो हमको पता, इंडियन राइटअप्स ने बता दिया कि अशोका थे, तो हम बाहर में क्यों देखने चाहते हैं कि बाहर वाले ने हमारे अशोका के बारे में क्या कहा है। देखो दिक्कत ये है कि एक इंसान ने 100% बातें नहीं लिखी, ठीक है, उसने 95% बातें लिखी, 5% बातें मान लो फॉरेनर ने लिखी हैं। तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ होगा। देखो जैसे कि मान लो कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, अब तुमको पता चला कि वो इंसिडेंट हुआ है बट उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो तुम क्या करोगे। अगर तुमको लगता है कि एक इंसान है एक्स, उसको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, तो तुम एक्स से बात करोगे। अब उस एक्स ने तुमको बताया, 3-4 चीज़ें बताई और उसने बोला बाकी तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी किसी और से सुनी है। फिर तुम दूसरे इंसान से जाओगे पता करने के लिए, फिर वो तुमको कुछ बातें बताएगा। जब आप 3-4 लोगों से बात कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा 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 कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हिस्ट्री को रीबिल्ड करना है, ठीक है। तो अगर हमको जितने ज़्यादा सोर्सेज मिलेंगे हमको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। जब फॉरेनर्स आते थे तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, जैसे जर्मनी, फ्रांस या फिर चाइना से कोई आता था तो उनको क्या शिक्षाएं दी जाती थी, उनको क्या राजा से मिलने दिया जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमको पता चलता है। इसलिए फॉरेनर्स के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है।
अब जो मेगास्थस थे ये कब आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। अगर आपको हिस्ट्री ने आपने क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता चलता है कि हाँ ये आए थे मेगास्थस और यही वापस गए थे, ठीक है। तभी ये जो चंद्रगुप्त अशोका लोगों का जो वर्णन है ये इन्होंने बताया था ग्रीक में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। अनफॉर्चुनेटली वो अभी हमारे पास नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो बुक अब बहुत पुरानी किताब है तो ऑब्वियसली थोड़ी ख़राब हो गई होगी या जो भी हुआ होगा, वो अभी हमारे पास ज़्यादातर नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि 153 किंग्स के एरेज हैं। एरे का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ। तो उन्होंने बताया था ग्रुप ऑफ 153 किंगडम्स के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था सोर्स ऑफ जो द राइटिंग्स ऑफ मेगास्थस फर्दर हैड बीन अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट किंग फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रीक राइटर्स इंक्लूडिंग जो और भी राइटर्स थे उनको अगर इंडिया के बारे में पता चला तो उसका सोर्स क्या था? मेगास्थस की किताब, ठीक है। मेगास्थस ने और भी जो बहुत सारे लोग थे, है ना, जो सेल्यूकस निकेटर था जो आया था इंडिया पे, है ना, और जिसने फाइनली अपनी बेटी की शादी करा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से, उसको भी इंडिया के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में इनसे ही पता चला था मेगास्थस से। मेगास्थस ने बहुत अच्छा वर्णन किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो हाथी से जाते हैं, राजा हमेशा अपना बेड बदलता रहता है, कभी दो रात वो सेम बेड में नहीं सोता था क्योंकि उसको अपनी जान का बहुत खतरा होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि किंग के पैलेस में एक अलग से इंसान को एम्प्लॉय किया जाता है ताकि जब भी राजा के लिए खाना बने तो पहला दूसरा आदमी उसको खा के चख के देख ले कि कहीं उसमें जहर तो नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। अब अल बुरानी जो थे ये 1813 में पैदा हुए थे, ठीक है। कहाँ? सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया में। ये मोहम्मद गाजी के साथ के कॉन्टेम्प्रेरी माने जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कॉन्टेम्प्रेरी का? कि मतलब जब मोहम्मद गाजी था तब ये भी जिंदा थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एशिया के पार्ट में घूमा था और इन्होंने क्या किया था, इंडिया के बारे में जानने, जब ये इंडिया के बारे में किताब लिख रहे थे तो बहुत सारे इंडियन लोग थे जो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उनकी बहुत हेल्प की थी बताने के लिए कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा था ताकि ये इंडिया के बारे में और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकें। जब एंशियंट टाइम चल रहा था ना तो जो संस्कृत भाषा थी और प्राकृतिक भाषा, दो भाषाएं हुआ करती थी। तो जो संस्कृत है वो जो एलाइट लोग होते थे, जो लोग बहुत क्या कह सकते, इंटेलेक्चुअल होते थे, बहुत मैच्योर होते थे, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से आते थे, ब्राह्मण होते थे, एजुकेटेड होते थे, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। इवन क्षत्रिय भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने संस्कृत पढ़ी ताकि ये और ज़्यादा ज्ञान ले सकें इंडिया के बारे में, ठीक है। ही मेड मल्टी डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन्होंने बहुत तरीके से ऑब्जर्वेशन बनाई। मतलब मल्टी डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? इन्होंने सिर्फ किसी एक की बात मानकर इंडिया के बारे में नहीं लिखा, इन्होंने इंडिया का कल्चर देखा। जैसे मान लो कोई गुप्ता पीरियड में जाता, ठीक है, तो जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे अबाउट आर्ट एंड कल्चर, तो वो बहुत म्यूज़िक को प्रमोट करते थे। तो ऐसा नहीं था कि ये गए और इन्होंने सिर्फ देखा कि किसी ने बोल दिया है कि हाँ वो म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं तो हमने मान लिया, नहीं। इन्होंने उसका आर्ट कल्चर देखा, ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे सही में अच्छा आर्ट है कि नहीं, और उसके बाद उसके बारे में लिखा, ठीक है। द वर्क ऑफ फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियस एंड रेजियल बेसिस बायस्ड, मतलब इनका कोई ऐसा, इन्होंने जो किताब लिखी उसमें किसी रिलीजन को ऊपर दिखाने या किसी रिलीजन को नीचे दिखाने जैसा काम नहीं किया। जैसे काफ़ी राइटअप्स ऐसे होते थे जिनमें ऐसा लिखा होता था कि ठीक है जो हिंदू हैं वही सुप्रीम हैं, बाकी सुप्रीम नहीं है। इन्होंने जो राइटअप लिखा इसमें कोई भी ऐसा रिलीजन के बारे में बात नहीं की गई और कोई भी रेशल जो कहते हैं ना कलर के बेसिस में डिफरेंशिएशन, वो भी इनके राइटअप्स में नहीं था। ही डाइड इन गजनी 1048 में, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रिश्चियन मिशनरी एंड एनलाइटमेंट। तो देखो द कंट्री, अब जो क्रिश्चियंस मिशनरी थे वो 17 एंड 18 सेंचुरीज़ में आए थे, ठीक है। अब ये 17 और 18 सेंचुरी तो अपन एंशियंट इंडिया में नहीं ले सकते, पर फिर भी अपने राइटअप्स देख रहे हैं इसलिए हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। वॉज मेनली अफेक्टेड बाय रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन यूरोप। तो ये किस वजह से अफेक्टेड हुआ था, ये किस वजह से आए थे, इसका मेन रीज़न था यूरोप में जो पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था उसकी वजह से,
ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क वेयर प्रोड्यूस ऑन इंडिया बाय क्रिश्चियन मिशनरीज बट देयर राइटिंग्स कैन हार्डली बी सेड टू बी फेयर। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो जैसे कि अपने इंडिया में बहुत सारी प्रशस्ति लिखी गई थी, ठीक है। प्रशस्ति में क्या होता था? प्रशस्ति कोई एक राजा लिखवाता था किसी एक इंसान के बारे में, या राजा लिखवाता था खुद के बारे में। तो जो प्रशस्ति लिखा करते थे वो क्या करते थे, वो राजा की बहुत बड़ाई करते थे, क्योंकि वो जितनी बड़ाई राजा की करेंगे उससे उनको उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी को, अगर मुझे किसी से ये है कि अगर मैं तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलूँगा तो मुझको प्राइज़ मिलेगा, तो वो क्या करते थे, बहुत मक्खन लगाते थे। इसलिए प्रशस्ति को आप करेक्ट नहीं मान सकते। ऐसे ही जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं उनको भी आप फेयर नहीं मान सकते, ठीक है। In fact, their interest in learning and writing about India was so false in Indian society and culture driven by the zealous activities। मतलब देखो, इनका जो, अब अगर मान लो मैं चाहती हूँ, जैसे क्रिश्चियंस जो हैं वो इंडिया आए, अब वो चाहते थे कि लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं, तो उनको क्या करना था, अगर मान लो तुम कोई प्रोडक्ट है वो तुम बेचने आए हो, ठीक है, तो तुम उसको कैसे बेचोगे, उसको ये बोल के बेचोगे कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो जो तुम यूज़ कर रहे हो वो कम अच्छा है। जैसे कि जब आईफोन लॉन्च हुआ था, है ना, तो जो स्टीव जॉब्स हैं, है ना, जो स्टीव जॉब्स हैं, उसने क्या कहा था, उन्होंने ब्लैकबेरी को क्या बोला था कि भले ब्लैकबेरी चल रहा है पर जो यूज़र इंटरफेस है वो आईफोन का अच्छा है, ठीक है। यही बात सुन के लोगों को क्या हो गया, लोगों ने ब्लैकबेरी का फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया, फिर उन्होंने ट्राई किया एप्पल और उनको अच्छा भी लगा, है ना। तो सेम चीज़ जब क्रिश्चियंस आए यहाँ पे, तो उन्होंने अपने क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करने के लिए जो इंडियन कल्चर था, जो इंडियन सोसाइटी थी, उसमें जो फॉल्ट्स थे उसको हाईलाइट किया, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो वो फॉलो कर रहे हैं वो कहाँ पे गलत है, और वो अट्रैक्ट हों किसकी तरफ, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसकी तरफ, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स वेर प्रोड्यूस बाय क्रिश्चियन मिशनरीज ऑन इंडिया बट नन ऑफ देम स्टैंड नियर टू द वर्क ऑफ अल बिरुआनी। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने किया था, अल-बुरानी ने, इन्होंने जितने भी फैक्ट्स लिखे थे वो किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं लिखे थे। उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा लिखा था ताकि जैसा इंडिया है वैसा बताया जा सके, ठीक है। अगर मान लो कि मैं हूँ, कोई मेरे बारे में अच्छा लिखता है, तो वो उस पर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते 100%, क्योंकि उसने सिर्फ प्रशंसा लिखी है, सिर्फ बड़ाई लिखी है मेरी। कोई मेरे बारे में बुरा लिखता है तब भी तुम उसको 100% ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे बारे में बुराई लिखी है। पर अगर कोई मेरे बारे में अच्छाई बुराई मेरे साथ रहता है और उसके बाद लिखता है, तब तुम उसको ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ रहा है, वो मुझको जानता है, वो मुझे अच्छाई भी जानता है और बुराई भी जानता है। तो ऐसे जो अल-बुरानी थे, उन्होंने अच्छाई बुराई सब लिखी। उन्होंने किसी रिलीजन को सुप्रीम या फिर डोमिनेंट नहीं शो करना चाहा, लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इन्होंने डोमिनेंट शो करना चाहा, इसलिए इनके में इतना ज़्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सम अदर ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स इंक्लूडिंग जॉन हॉलवेंग और ये जितने भी लोग थे, ठीक है, रिटन अबाउट इंडियन हिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर प्रूविंग द प्री एलिमिनेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन्होंने हिंदू टेक्स्ट कंटेन अ हायर रिवलेशन दैन द क्रिश्चियन वंस। इन्होंने कुछ भी, मतलब जो इनको लगने लगा कि ये चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। एंड डिस्कस द वास्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अलाइंग टू द 4 युगास, कंक्लूडेड that human reasons can no more responsible to itself the idea of patriarchy longevity। इन्होंने ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो पेट्रियार्की वाली है, ये मैं पहले भी मेंशन करना चाहती थी कि जो क्रिश्चियंस थे इन्होंने पेट्रियार्की के बारे में बहुत लिखा कि यहाँ पे पेट्रियार्की डोमिनेट करती है, और लेकिन ये चीज़ सही भी थी, एक एक्सटेंट तक सही भी थी, ठीक है। 1000 ईयर्स और ह्यूमन इंटायर रेस में करती थी वो सब। जो क्रिश्चियन मिशनरी वाला ये वाला टॉपिक है ना, ये आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। आप अगर ज़्यादा डिटेल पे भी जाते हो, ये सिर्फ क्लास 6th-7th की बात कर रही हूँ मैं। क्लास 6 में भी अगर आप देखोगे तो जहाँ पे न्यू कल्चर, न्यू रिलीजन
वाला जो चैप्टर है उसमें आपको डिस्कस करने को मिलेगा स्पेशली अबाउट मुग़ल एम्परर्स जो इंडिया आए तो वो न्यू रिलीजन लेके आए। तो स्पेशली आपको जो मोमडन्स हैं उनके रिलीजन के बारे में आपको डिस्कस करने को मिलेगा। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं इनके बारे में सिर्फ लास्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।